वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सुरेश चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों अपन ने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कुछ एग्जांपल्स की जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित थे, यानी गोले से संबंधित जो न्यूमेरिकल थे उन पर हमने चर्चा की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो में साथ में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज हम टॉपिक पर चल रहे हैं आवेशी चालक की सतह पर बल, यानी कि कोई भी अपने पास में एक चालक है जिसको हमने आवेश दिया है और आवेश देने के बाद में जो हमारे द्वारा दिया गया आवेश है वो उस चालक की सतह पर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही आवेश चालक की सतह पर चला गया तो होगा क्या कि आवेश एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाने का काम करेगा, यानी कि क्योंकि पूरे गोले पर या फिर अपने पास में कंप्लीट चालक पर एक ही प्रकृति का चार्ज होने की वजह से वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाना प्रारंभ करेंगे। अब उस प्रतिकर्षण बल की वजह से उस चालक गोले की सतह पर या फिर चालक पर क्या बनेगा, एक दाब बनेगा। उसी की हमें कैलकुलेशन इसके अंदर करनी है टॉपिक में, यानी कि हमारे पास में जो है वो बल ज्ञात करना है और किसके ऊपर, चालक की सतह के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से भी और अपने इस वीडियो के अंदर भी। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि अपने पास में कोई भी एक चालक गोला है इस प्रकार से। ये अपने पास में एक चालक गोला है जिसको हमने आवेश दे दिया। इस चालक गोले को हमने क्या किया, आवेश दे दिया। और जैसे ही मैंने इस चालक गोले को आवेश दिया तो यह आवेश क्या होगा, इसकी सतह पर यानी कि बाहरी जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या समझना है, यहां पर हमें यह समझना है कि यहां पर जो आवेश है, मान लो जो भी आवेश है यहां पर इस पृष्ठ पर, वो इस बाकी पृष्ठ पर जितना भी आवेश उपस्थित है इस सभी आवेश के द्वारा प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा और उसी प्रतिकर्षण बल की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये मान करके चलते हैं कि अपने पास में इस चालक गोले के अंदर एक तो बिंदु है Q जो कि अंदर की ओर है, ये बिंदु है Q जो कि क्या है, अंदर की ओर है। और इस सतह के पास में ही, इस सतह के पास में ही यहां पर हम एक बिंदु ले लेते हैं P। इसे हम बोलेंगे अति निकट स्थित है, किसके, सतह के बहुत ज्यादा समीप है। यहां पर समझने के लिए मैंने थोड़ा सा दूर बनाया है इस P पॉइंट को, ताकि हमारे इजीली समझ में आए इस डायग्राम के माध्यम से। अब हमें यह समझना है कि इस P बिंदु पर इस कंप्लीट चालक के द्वारा जो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। देखो दोस्तों हमने एक टॉपिक किया था चालक पट्टिका वाला, एक हमने किया था परत वाला। यहां पर परत नहीं बन रही है क्योंकि परत बहुत पतली होती है। जो पट्टिका वाला हमने टॉपिक किया है कि किसी भी पट्टिका की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होता है उसके निकट स्थित बिंदु पर। तो दोस्तों ये निकट स्थित बिंदु है और इस बिंदु पर जो कंप्लीट विद्युत क्षेत्र होगा किसके अकॉर्डिंग, अपन ने जो चालक पट्टिका वाला टॉपिक किया है ना, उस चालक पट्टिका वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग यहां पर यदि हम देखें तो अपने पास में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो आती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि हमने जब परत वाला किया था तो उसके अंदर कंप्लीट 2r लंबाई के गाउसियन पृष्ठ की हम कल्पना कर रहे थे पीछे के वीडियो में। जब हमने ये पट्टिका वाला टॉपिक करना प्रारंभ किया तो हमने केवल r लंबाई के एक गाउसियन पृष्ठ की हमने क्या की थी, कल्पना की थी। तो उसके द्वारा जो हमारे पास में रिजल्ट प्राप्त हुआ था वो होता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब दोस्तों इसी चीज को हमें ये समझना है कि यहाँ पर ये गोला है ना, इसके बीच में विद्युत क्षेत्र 0 है। जैसे इसके बीच में विद्युत क्षेत्र 0 था, यानी अंदर वाले भाग में कोई आवेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, शून्य होगा। तो वैसे ही चालक के अंदर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा ना वो शून्य होगा। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं दोस्तों समझने के लिए कि जो E Q पॉइंट है अपने पास में, इस Q पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना वो कितनी होगी, 0 होगी। जबकि इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जिसे मैं लिखूंगा EP से, और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना किसकी वजह से, इस कंप्लीट चालक गोले की वजह से, और वो होगी सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है, आप बोलोगे कि सर गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो तो हमने जो गोले वाले टॉपिक किए थे उस समय कुछ और ही प्राप्त हो रहा था, यानी कि बाहर वाले पॉइंट पर kq/r² प्राप्त हो रहा था। यहां पर आप σ/ε नॉट क्यों लिख रहे हो? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल सिंपल बात, क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो है आवेशित चालक की सतह पर बल। तो इसका मतलब आवेशित चालक है, यहां पर गोले से कोई मतलब नहीं है, यहां पर किसी परत से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास में कुल मिलाकर के एक चालक होना चाहिए। पर अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो चालक लिया हुआ है वो गोला लिया हुआ है, इस वजह से मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, गोला यूज कर रहा हूं। तो दोस्तों इसी से हम अच्छे से समझेंगे। तो हमारे पास में इतना ही समझना है कि किसी चालक की वजह से उसके निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, वो होता है E बराबर σ/ε नॉट। तो दोस्तों EP बराबर अपने पास में ये वैल्यू होगी, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर मैं P थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इस पॉइंट के। अब दोस्तों हमें ये समझना है कि हमने जितनी बात की उसको थ्योरी के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आते हैं अपनी थ्योरी पर दोस्तों, क्योंकि थ्योरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। होता है क्या है, जब हम 12th के बोर्ड के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हमारे केवल मैथमेटिक्स से काम नहीं चलता है, हमें थोड़ी बहुत उस टॉपिक से संबंधित थ्योरी भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और थ्योरी अच्छे से पता तभी होगी जब आपने डायग्राम को बहुत अच्छे से समझा है। तो अपन चलते हैं अपनी थ्योरी पर। तो यहां पर है माना चित्रानुसार कोई गोलीय चालक ABC, ये नाम दे रहा हूं मैं दोस्तों, ध्यान से समझना। हम यहां पर नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देंगे A, यहां पर हम नाम दे देते हैं A दोस्तों, यहां पर हम नाम दे देते हैं B और यहां पर हम नाम दे देते हैं C। अच्छे से समझना दोस्तों, A B C और वापस A, यानी कि ये अपने पास में क्या है, एक कंप्लीट चालक है। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा आपके। A B या A C B और वापस A, ये अपने पास में कंप्लीट एक गोलीय क्या है, चालक है। कहां से कहां तक, A से C, फिर B और फिर वापस A। या फिर हम ऐसा देना चाहे नाम A B C और A तो भी हम दे सकते हैं, यानी कि रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो माना चित्रानुसार कोई गोलीय चालक अपने पास में A C B A है, जिसको Q आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश एक समान रूप से चालक की सतह पर वितरित हो जाता है, जिसके कारण चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जबकि चालक के बाहर अति निकट स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देश करके लाइन छोड़ देता हूं और यहां पर लिख देता हूं E बराबर
यहां पर ईपी लिख सकता हूं, ईपी बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 1 बना देता हूं। दोस्तों यहां तक जो हमने चीज लिखी है वो समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ कि माना एक चित्रानुसार गोलीय चालक है, नाम हमने लिख दिया, जो भी आपकी सुविधा के अनुसार आप लिख सकते हो, जिसको क्यू आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश एक समान रूप से चालक की सतह पर वितरित हो जाता है, जिसके कारण या जिसके कारण लिख देता हूं, जिसके कारण चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है, जबकि चालक के बाहर निकट स्थित बिंदु पर या अति निकट बिंदु पर P है जो हमने बिंदु माना है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, EP बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से समझ में आ गया यहां तक, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक टेढ़ा है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको समझना है। अब ये तो हो गया अपने पास में विद्युत क्षेत्र यहां पर। अब हम क्या करते हैं, इस चालक को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों चालक को दो भागों, कौन कौन से, पहला जो भाग बनेगा वो अपने पास में होगा अल्पांश AB, जिसका क्षेत्रफल ds होता है। एक पार्ट हमने कौन सा माना है दोस्तों, हमने एक पार्ट माना है अल्पांश AB, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, ds अल्पांश होता है। ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, इसको मैंने एक भाग मान लिया। अब जो बचा हुआ है सेकंड पार्ट में जो आएगा, सेंस चालक का भाग, नाम दे दो कोई सा भी, ए सी बी, यानी कि ए से लेकर के सी और फिर सी से लेकर के बी, यानी कि ये जो शेष भाग है वो अपने पास में दूसरा भाग हो जाएगा। अब दोस्तों हमें ये समझना है कि इन दोनों भागों की वजह से जो हमने पार्ट माने हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझना, जो हमने दो पार्ट माने हैं, इन दोनों पार्टों की वजह से एक तो P बिंदु पर और एक Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अलग अलग पार्ट की वजह से हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो अल्पांश है AB, इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम 1 मान लेते हैं, और ACB इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम 2 मान लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, AB के कारण तीव्रता क्या होगी, E1, तथा शेष भाग अपना कौन सा है, ACB के कारण तीव्रता E2 हो। तो अब देखो दोस्तों, जो हमने AB पार्ट माना है उसकी वजह से तीव्रता E1, और जो ACB पार्ट माना है इसकी वजह से तीव्रता क्या होगी, E2 होगी। ये हम मान करके चलते हैं। तो दोनों भागों के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो दोस्तों दोनों भागों की वजह से जो बिंदु P पर तीव्रता होगी वो होगी EP, और इसका मान कितना होगा, इस चीज को समझना दोस्तों। यहां पर हमने जो इसको चार्ज दिया है ना, वो पॉजिटिव चार्ज हम लेकर के चलते हैं। तो जो AB पार्ट है ना, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर होगी ना, वो बाहर की ओर होगी, और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा E1। अच्छे से समझ में आ गई ये बात, यानी कि ये जो AB पार्ट है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस बिंदु पर वो बाहर की ओर होगी, उसका नाम कितना है, E1। अब हम बात करते हैं शेष वाले भाग की वजह से, यानी कि ACB, इस भाग की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की ओर होगी। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, तो इस पर भी इसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसका नाम होगा E2। तो इसका मतलब यह हो गया दोस्तों
कि इस भाग की वजह से और इस बड़े वाले भाग की वजह से, दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर बाहर की ओर होती है। तो बिंदु P पर जो टोटल तीव्रता होगी ना, वो कितनी होगी? E1 प्लस E2। समझ में आ गई ये बात अच्छे से? अब हम इसको क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। एक तो हमने पहले दे दी, 2 समीकरण अपनी यहां बन गई। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 की सहायता से हमें यहां पर समझना है कि पहले हमने ये माना कि भाई टोटल जो है ना, उसकी वजह से तीव्रता है वो ईपी है। फिर हमने दोनों उसी के 2 भाग किए हैं, तो दोनों भागों से भी होने वाली तीव्रता टोटल के बराबर ही होगी। तो यहां पर दोनों से क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर यहां पर E1 प्लस E2। बताओ कोई समस्या है क्या यहां तक? समीकरण नंबर 3, यानी कि हमने पहले तो कंप्लीट गोले की वजह से बिंदु P पर तीव्रता मान ली, और फिर 2 पार्ट हमने बांट दिए अलग अलग, और दोनों पार्टों की वजह से तीव्रता E1 और E2 है, और दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में, इस वजह से जुड़ करके टोटल तीव्रता बन जाती है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1 प्लस E2। अब यहां पर दोनों समीकरणों से हमने क्या लिख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E1 प्लस E2, समीकरण नंबर 3। कोई समस्या नहीं है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात करते हैं अंदर वाले बिंदु पर। तो दोस्तों जब हम अंदर वाले बिंदु पर बात करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे कि बिंदु Q पर दोनों भागों के कारण परिणामी तीव्रता और परिणामी तीव्रता क्या होगी दोस्तों? EQ बराबर, यहां पर देखो पहले देख लेते हैं किधर किधर होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, किसकी वजह से? जो AB है ना, इस AB पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी। इसका नाम कितना है? E1। AB भाग की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भी है, उसका नाम हमने क्या रखा था? E1 रखा था। तो यहां पर प्लस होने की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर बार की ओर, उधर देखें तो उधर बार की ओर। अब रही बात इस भाग की वजह से, तो इस भाग की वजह से बिंदु Q पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी बार की ओर होगी, यानी इधर, और इसका नाम हम क्या रखेंगे यहां पर? E2। आ गई बात समझ में दोस्तों? यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि बिंदु Q पर दोनों पार्टों की वजह से जो तीव्रता होगी वो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होगी। अब यहां पर दोस्तों कैसे हम लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे कि भाई E1 माइनस क्या होगा? E2 होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो हमें एक डायरेक्शन को क्या लेना है? पॉजिटिव, और दूसरी डायरेक्शन को क्या लेना है? नेगेटिव, और दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो एक नेगेटिव में आएगी। या तो ऐसा समझ लो, या ऐसे समझ लो कि दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, जिसका मान ज्यादा है उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अंतर के रूप में लिख लिया। जबकि हम क्या जानते हैं दोस्तों, हमें पहले से इस चीज का पता है, किस चीज का? कि अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है ऊपर। इतना जो बखेड़ा किया है वो इसी चीज को काम में लेने के लिए किया है। तो यहां पर जो अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वो होती है 0। तो यहां पर 0 E1 माइनस E2, और यहां पर अपने पास में जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी E1 बराबर E2। क्या बनेगी? E1 बराबर E2। समीकरण नंबर कितनी हो गई दोस्तों? 4। अब समीकरण 4 तो बनी है Q बिंदु पर, समीकरण 3 बनी है वो P बिंदु के लिए। अब हमें यहां पर समझना है कि E1 और E2 बराबर है, यानी कि E1 और E2 की जो वैल्यू है वो बराबर है। तो क्यों ना हम समीकरण 3 में थोड़ा सा कुछ काम कर दें, और काम हमें क्या करना है कि जो E1 आ रहा है ना, इस E1 की जगह हमें क्या लिखना है? E2। क्यों? क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू क्या है? बराबर है। तो दोस्तों मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन कौन सी? थर्ड एंड फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो दोनों समीकरणों से क्या होगा दोस्तों? मैं इसके अंदर यहां पर लिख रहा हूं E2
प्लस E2 उधर लिख दिया और बराबर में क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ कोई समस्या है क्या इसमें? यानी कि यहाँ पर E1 और E2 बराबर आ गया, यहाँ पर मैंने दोनों जगह E2 E2 लिख लिया, तो कितना हो जाएगा 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से अपने पास में दोस्तों जो E2 की वैल्यू बनेगी ना, वो E2 की वैल्यू कितनी बन गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू अपने पास में बन गई। इसको मैं समीकरण नंबर कितनी दे देता हूं, 5। अब दोस्तों जो हमारे पास में जो हमारे पास में E2 आया है ना, ये E2 है क्या, पहले ये समझना है। ये जो E2 आया ना, वो E2 आया है इस पार्ट की वजह से विद्युत क्षेत्र। किसकी वजह से? इस बड़े वाले पार्ट की वजह से विद्युत क्षेत्र। अब दोस्तों इस बड़े वाले पार्ट की वजह से यहां पर जो विद्युत क्षेत्र आया ना, इस जगह पर उसका मान है ये, कौन से क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया में जो विद्युत क्षेत्र आया ना, किसकी वजह से, इस चालक की वजह से, यानी इस चालक के पार्ट की वजह से। तो दोस्तों यहां पर यदि विद्युत क्षेत्र इतना है, ध्यान से समझना, इस पॉइंट पर या इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इतना है, तो क्या हम इस पार्ट के ऊपर लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं क्या? यानी कि हमारे पास में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है और उस बिंदु पर उपस्थित आवेश हमारे पास में है, तो उस पॉइंट पर लगने वाले बल की गणना हम कर सकते हैं। कैसे? F बराबर QE, F बराबर QE। तो देखते हैं दोस्तों आगे। अब हमें यहां पर क्या समझना है, हमें यह समझना है कि जो अपना अल्पांश है ds अल्पांश अर्थात बिंदु P पर भाग ACB के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। पहले हमने क्या माना था, पहले हमने यही माना था कि उसका मान E2 होता है, हमें नहीं पता था कितना होगा। हमने अब उसका मान निकाल करके यहां पर लिख दिया है, जो कि कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने यहां पर दोस्तों हमने E2 कहां पर माना है, इस भाग की वजह से इस बिंदु के ऊपर जो E2 है वो इतना है, ये E2 माना था। या हम ऐसा कह सकते हैं इस भाग की वजह से यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी E2 है, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी E2 है, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी E2 है, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी E2 है। यानी इस भाग की वजह से इस साइड में जितने भी बिंदु है, सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2। क्यों है? जब हमने ये पार्ट किया था ना, कौन सा, पट्टिका वाला और चद्दर वाला, तो आपको पता है रिजल्ट क्या क्या मिले थे, इसमें तो रिजल्ट ये मिला था, और परत वाले में रिजल्ट क्या मिला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट मिले थे। और इन दोनों रिजल्टों को समझने के बाद में हमें ये पता चला था कि परत और जो अपनी पट्टिका है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। जब दूरी पर निर्भर नहीं करेगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान ही होगा। और कितना होगा, इतना और इतना होगा। इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि जो ये पार्ट है, इस पार्ट की वजह से यहां पर और यहां पर इस अल्पांश पर, ये अल्पांश है ds, ये अल्पांश कितना है ds, इस अल्पांश ds पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, इतना होगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं अतः अल्पांश ds पर, यहां पर AB भाग लिख देता हूं, AB भाग, ताकि इजीली आपके समझ में आए। अल्पांश ds पर लगने वाला बल किसके कारण से, ACB भाग के कारण। दोस्तों ठीक है यहां तक।
अब हमें बल ज्ञात करना है, तो दोस्तों हम बल किस पर ज्ञात कर रहे हैं, ds पर, तो बल भी क्या होगा, छोटा होगा, शॉर्ट होगा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि अपने पास में जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है F बराबर QE। फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर QE। F की जगह तो हमने लिख दिया dF। अब आवेश की जगह क्या लिखें, यानी कि उस विद्युत क्षेत्र में कितना आवेश पड़ा है, तो आवेश कितना पड़ा है, ये आवेश पड़ा है। क्यों, क्योंकि हम बल किस पर देख रहे हैं, ds के ऊपर देख रहे हैं, तो ds पर कितना चार्ज है वही काम में आएगा, और ds पर जो चार्ज है वो हम लेंगे dq, क्योंकि हमें नहीं पता है कितना चार्ज है, पर हमें इतना जरूर पता है कि अल्पांश है तो उस पर आवेश भी क्या होगा, अल्पांश ही होगा, छोटा होगा, तो हमने ले लिया dq। और यहां पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, E2, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, E2, तो यहां पर अपने पास में क्या बनेगा, dF बराबर, अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी इसकी, थोड़ी सी इसकी, दोनों की बात करता हूं। चलो मैं पहले E2 की बात कर लेता हूं, इजीली समझ में आएगा। dq की जगह dq ही रहने देता हूं, और यहां पर E2 की वैल्यू यहां से उठा के लिख देता हूं, ठीक है, समीकरण 5 से क्या वैल्यू बनेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लिख देता हूं साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 5। आगे बात समझ में दोस्तों, कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। अब हम थोड़ी सी बात आगे करते हैं, तो यहां पर होगा dF बराबर, अब रही बात इस अल्पांश की, तो दोस्तों हमारे पास में जो ये हमने चालक लिया है ना, इस चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो दोस्तों ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना, इसी को हम काम में लेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A या S, जो भी है वो हम ले सकते हैं। S भी क्षेत्रफल होता है, A भी हम क्षेत्रफल ले सकते हैं, Q अपॉन A पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों चीजें लिख सकते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूं तो ये भी क्या होगा, शॉर्ट होगा, दोनों ही शॉर्ट होंगे। अब यहां से मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, dq की, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ds, ये वैल्यू अपने पास में आएगी। अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि मेरे पास में आवेश का मेरे को पता नहीं कितना है, पर इतना जरूर पता है कि उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो सिग्मा के अकॉर्डिंग मैंने dq की वैल्यू यहां पर पुट अप कर दूंगा, कितनी आ जाएगी, सिग्मा ds, और यहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दो वैल्यू दोनों की जगह मैंने पुट अप कर दी। अब होगा क्या, यहां पर dF बराबर, यहां से देखा जाए तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हो जाएगा ds। बताओ कोई समस्या यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं, तो आगे बात जब हम करेंगे तो यहां से समझने का प्रयास करते हैं कि दो पार्टों में बांट लेता हूं मैं इसको, एक साइड में तो यहां पर ले आता हूं और एक साइड इसको कंटिन्यू चलने देता हूं। अब दोस्तों जब मैं इसको कंटिन्यू चलाऊंगा तो यहां पर लिखूंगा संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल। देखो दोस्तों दो पार्टों में इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमें निकालनी होगी। यदि हमें संपूर्ण बल निकालना है, जैसा टॉपिक का नाम है उसके अकॉर्डिंग, तो हम इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं इसको। अब यहां से हमें क्या करना है, संपूर्ण निकालना है, दोनों साइडों में क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और दोनों साइडों में समाकलन हम किस प्रकार से लिखेंगे, इंटीग्रेशन, यहां पर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या आ जाएगा ds। कोई समस्या नहीं है। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इसको, तो यहां पर अपने पास में वैल्यू क्या बन जाएगी, F यानी कि टोटल फोर्स, और यहां पर अपने पास में क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आ जाएगा ds। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हम थोड़ा सा उस पार्ट में चलते हैं। यहां पर हमें क्या निकालना है, यदि हमें ये कह दे कि संपूर्ण या चलो संपूर्ण को छोड़ो, मैं एक बार ऐसे कर देता हूं, dF अपॉन ds बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर अपने पास में दोस्तों बनेगा dP बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम,
किया क्या मैंने, ये जो ds है ना, इस ds को किसके बटा में भेज दिया, df के बटा में भेज दिया। जैसे ये बटा में आया तो बल बटा क्षेत्रफल क्या बन गया, दाब। बल बटा क्षेत्रफल क्या बन गया, दाब। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसकी प्रत्येक पॉइंट पर टोटल कितना दाब लगेगा। पहले तो हमने इसका ज्ञात किया था ओनली, जैसे ही समाकलन कर दिया कंप्लीट चालक आ गया, यानी कंप्लीट चालक की सतह आ गई, यानी उसके ऊपर टोटल कितना दाब लगेगा। तो यहाँ पर टोटल दाब जो होगा उसको हम ऐसा लिख सकते हैं P, और यहाँ पर यदि मैं इंटीग्रेशन लिखूं दोनों साइड में, करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे दोनों ही फिक्स वैल्यू है तो यहाँ पर इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे लेता हूं इसको। तो दोस्तों एक सूत्र तो अपना ये बन रहा है, ये अपना बन रहा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन रहा है टोटल बल का, और ये जो फॉर्मूला बना है ना, ये फॉर्मूला बन रहा है अपना टोटल दाब का। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अब मैं थोड़ा सा काम यहां पर करता हूं कि जो ये अपने पास में सिग्मा आ रहा है ना, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों यहां पर सिग्मा को यदि ऐसे देखें इस प्रकार से, यहां पर यदि मैं बात करूं तो सिग्मा बराबर क्या होगा, Q अपॉन A। परंतु यदि मैं यहां से बात करूं दोस्तों, जो कि हमने शुरू में ही यूज किया है, यहां पर समीकरण A के अकॉर्डिंग बात करूं तो सिग्मा की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, यहां पर जो टोटल बल है ना, विद्युत क्षेत्र EP, ये टोटल विद्युत क्षेत्र है EP, किसकी वजह से, उस चालक की वजह से, तो मैं इसको केवल E यूज कर सकता हूं। तो यहां पर सिग्मा बराबर क्या हो जाए, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू E। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो टोटल फोर्स बनेगा वो बनेगा, यहां पर मैं एप्सिलॉन नॉट और E लिख दूं और इसकी होल स्क्वायर कर दूं, बटा में यहां पर 2 एप्सिलॉन नॉट कर दूं और यहां पर ds कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब मैं इसकी एक ही लाइन आगे बढ़ाऊंगा और यहां पर क्या होगा, F बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, और यहां पर देखो एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट की क्या है, स्क्वायर, बटा में क्या रहा है, एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक ही एप्सिलॉन नॉट बचेगा, यहां पर बचेगा E स्क्वायर और यहां पर क्या बचेगा, ds। एक फॉर्मूला अपने पास में दोस्तों बल का ये बन गया। उसमें बात करें तो सेम एज इट इज उसमें भी ऐसा ही हो जाएगा, P बराबर इंटीग्रेशन, यहां पर यदि हम लिखें एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे इसके इंटीग्रेशन लगाने का कोई तुक नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई समाकलन योग्य राशि है नहीं। अब यहां पर हम बात करते हैं आगे, तो P बराबर 1/2, यहां पर एप्सिलॉन नॉट, यहां पर E स्क्वायर, ये वैल्यू अपने पास में किसकी बनेगी, दाब की वैल्यू बनेगी। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो वैल्यूज अपने पास में बन रही है ना, इन वैल्यूज का उपयोग हम अगले टॉपिक में करेंगे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट जो टॉपिक करवाया उसमें हमने क्या क्या किया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने चालक गोला लिया, चालक गोले के द्वारा हमने ये देखा कि बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, EP। अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, EQ। अंदर स्थित बिंदु पर जो टोटल तीव्रता होती है वो 0 होती है, क्योंकि अंदर कोई आवेश रहता नहीं है, इसलिए EQ बराबर 0। बाहर वाले बिंदु पर हमें ये पता करना है कि टोटल जो तीव्रता है वो EP है और उसका मान कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने क्या किया, इतना काम करने और लिखने के बाद में हमने इसको 2 पार्टों में बांट दिया। कितने पार्टों में बांटा, 2 पार्टों में। एक AB, एक हो जाएगा अपने पास में ACB, एक तो हो गया अपने पास में AB, एक हो जाएगा ACB, ये पार्ट अपने पास में। तो पहले AB की वजह से जो तीव्रता है वो तो है E1 और ACB की वजह से तीव्रता है वो E2। दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से जुड़ जाएगी, जुड़ गई यहां पर। फिर हमें अंदर वाले की बात करनी है, या फिर ऐसा कह दूं कि इस समीकरण और इस समीकरण से दोनों से चर्चा करें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2 ये आ जाएगी, समीकरण 3 बन जाएगी। अब हम अंदर वाले बिंदु पर बात करें तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और इस पार्ट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। तो जो दोनों की तीव्रताएं एक दूसरे से अलग अलग या भिन्न भिन्न होगी, दोनों की तीव्रताएं अलग अलग और भिन्न भिन्न होगी, तो मैं ये कह दूं कि दोनों का जो परिणाम ही आएगा वो दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया EQ बराबर E1 माइनस E2, और हमें ये पता है EQ की वैल्यू कितनी होती है,
जीरो, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो है। तो यहां से क्या मिल गया अपने को पास में E1 बराबर E2। अब ये जो E1 की वैल्यू है ना वो उठा करके हमें कहां पर लिखनी है, समीकरण 3 में। जैसे ही समीकरण 3 में लिखी E2 प्लस E2 2E2 हो जाएगा और 2 का इधर भाग दे दिया तो अपने पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, E2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही दोस्तों अपने पास में E2 की वैल्यू प्राप्त हुई तो ये E2 है क्या, पहली बात ये बताओ। E2 जो अपने पास में है वो है इस कंप्लीट चालक के द्वारा या इस पार्ट की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र जो शेष पार्ट है ना बड़े वाला, इसकी वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र। तो मैंने यहां पर लिख दिया ds अल्पांश और p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ये है। अतः अल्पांश पर लगने वाला जो बल है वो कितना होगा, तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर QE। तो यहां पर Q क्या है, dQ, किसका, इस अल्पांश का, और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2। दोनों को लिख लिया और फिर दोनों की वैल्यू यहां पर क्या कर दी, पुटअप कर दी। जैसे ही दोनों की वैल्यू पुटअप हुई अपने पास में ये भाग बना, और ये जो स्टेप बनी इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक तो बल वाली रखी और एक दाब वाली बना दी। बल वाले में क्या किया, संपूर्ण चालक के द्वारा बल, तो हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। जैसे ही समाकलन किया इसकी वजह से कंप्लीट यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सभी जगह लगने वाला बल आ गया, टोटल बल आ गया अपने पास में। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो यहां पर सिग्मा की जगह मैंने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट E और इसकी होल स्क्वायर। तो ये पद अपने पास में बन गया। दाब वाला पद बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल का भाग करना पड़ेगा। ये क्षेत्रफल है, इसका भाग यहां पर कर दिया तो ये अपने पास में क्या बन गया, दाब। और दाब वैसे इधर कोई समाकलन होने वाली राशि है नहीं, इस वजह से मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूं, P लिख सकता हूं। तो दोस्तों P लिख दिया। फिर यहां पर सिग्मा की जगह मैंने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट E और उसकी क्या लगा दी, स्क्वायर। और ये जो पद बना है वो अपने अगले टॉपिक में काम आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और कंप्लीट वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैटर देने का प्रयास करता हूं और एक एक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो थैंक यू, जय हिंद।